अस्सलाम वालेकुम। इस बात से आगाह कर दूं कि इस चैनल के बनाने का मकसद जो स्टूडेंट्स ट्यूशन के लिए या अच्छी एकेडमीज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आसान और कंसेप्ट बेस्ड स्टडी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना और वीडियोस लेक्चर वगैरह देना, ये इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। तो आज हम सेकंड ईयर की फिजिक्स के पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस रेस्ट हालत में पड़े हों तो उनकी स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में की जाती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन मैंने लिख ली है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे एक सेल है, सेल में चार्जेस हैं। जब तक उस सेल को किसी जगह पे यूज़ ना किया जाए, किसी सर्किट में ना लगाया जाए, तो वो उसमें चार्जेस स्टोर हैं, वो एट रेस्ट में हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसके अलावा जैसे एक अकेला इलेक्ट्रॉन पढ़ाओ, एक प्रोटॉन पढ़ाओ, अकेला पढ़ाओ, उसके बारे में जो स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अब कूलम लॉ को हम पढ़ते हैं। कूलम लॉ को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद टॉपिक है कूलम लॉ, तो कूलम लॉ को पढ़ने के लिए हम जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन बयान करेंगे, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड बयान करेंगे, फिर कूलम लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर कूलम फोर्स जो कूलम लॉ के में बयान की गई है उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसकी वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, और एंड पे हम इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स पढ़ेंगे। कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि दो चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं वो एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। अगर चार्जेस सेम होंगे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, और चार्जेस अगर अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब दो मुखालिफ चीजें हैं या दो सेम चीजें हैं, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगानी है, कूलम ने उस फोर्स का फार्मूला अखज़ किया था। कूलम ने उस फोर्स का फार्मूला बताया था। इसकी मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। जैसे आपने दरवाजे को खोलना है या बंद करना है, तो खोलने के लिए या बंद करने के लिए आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। सिमिलरली कूलम ने कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस होते हैं। अब मैं ये भी बता देता हूँ पॉइंट चार्ज क्या होता है। मैं पॉइंट चार्ज को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चार्जेस को पॉइंट चार्जेस तब कहेंगे अगर उनका डायामीटर उनके दरमियान साइज से बहुत कम हो, तो उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहेंगे। तो कूलम ने कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस जब एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, अगर वो सेम होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस फोर्स के साथ, जिस कुव्वत के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उस कुव्वत को कूलम ने ड्राइव किया था, और उस कुव्वत को क्या कहते हैं? कूलम फोर्स कहते हैं। तो कूलम ने उस फोर्स का फार्मूला निकाला था। हम कूलम लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। कूलम लॉ के मुताबिक दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड कूलम लॉ। यानी कूलम ने कहा था कि वो जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उस फोर्स का इन्हिसार दो चीजों पे है। एक उसका इन्हिसार था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये चीज थी, और दूसरी क्या चीज थी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यानी आसान अल्फाज में अगर चार्जेस की मिकदार ज्यादा होगी तो उनका प्रोडक्ट यानी उनकी ज़रब का जवाब ज्यादा आएगा। जब उनकी ज़रब का जवाब ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कूलम फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा निकलेगी। इसलिए इसने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रास्त तनासुब, यानी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो, तो ऐसे तनासुब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त तनासुब कहते हैं। तो कूलम ने कहा था वो दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो उनके मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब के रास्त तनासब होती है। दूसरे उसने क्या बात की थी? उन चार्जेस के दरमियान फासला। अगर वो चार्जेस एक दूसरे के करीब होंगे तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और एक दूसरे से दूर होंगे तो वो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो उसने सिर्फ जस्ट फासला नहीं कहा था, उसने कहा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी फासले का मुरब्बा, फासले का स्क्वायर, यानी फासले का स्क्वायर लेने से उनके दरमियान जो फोर्स है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम यूं लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 क्या एक चार्ज है, Q2 क्या है दूसरा चार्ज है, इसको हम मसावत 1 का नाम देते हैं। दूसरा उसने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब r² क्या है? हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 1 है, इसको Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं, और इनके दरमियान फासला कितना है? r है। तो कूलम ने कहा था कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फासला होगा उसके मुरब्बा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होगी और उनकी मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बनती है। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को हटाया जाए, इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लगाएंगे, और उस कांस्टेंट को कहते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम के नाम से रिलेटेड ही उसका नाम रख दिया था। क्या रख दिया था? इसका नाम था कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है K बराबर है
1/4πε0। अब 4π हमारा एक कांस्टेंट है। ε0 को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का आसान अल्फाज में मतलब होता है इजाज़त, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो वैक्यूम है वो उन चार्जेस की फोर्स को एक दूसरे के ऊपर लगने के लिए कितना अलाउ कर रही है, यानी कितना वो इजाज़त दे रही है, इसको परमिटिविटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ε0 की 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। तो अब k की वैल्यू 4π की वैल्यू और ε0 की वैल्यू दर्ज करने से हमारे पास k की वैल्यू निकलती है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम कूलम लॉ को अब हम इस तरह लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये हमारी कूलम लॉ की फॉर्म निकल आई, यानी ये वो फोर्स निकल आई है जो कूलम ने बयान की थी दो चार्जेस के दरमियान होती है। वो किसकी होती है? वो चार्जेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कूलम लॉ निकल आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स, यानी कूलम फोर्स का हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हम कूलम फोर्स, चूंकि फोर्स एक वेक्टर मिकदार होती है तो उसकी वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। सपोज कि हमारे पास वही दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F12 और उसका यूनिट वेक्टर है उसको क्या कहते हैं? R12। सिमिलरली Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F21, उसका यूनिट वेक्टर है R21। तो अब हम पहले चार्ज के लिए यानी फोर्स लिख सकते हैं F21, तो वो क्या होगी? Q1 Q2 r² और साथ में यूनिट वेक्टर वही FR12 वाला। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए F21 होगी, ये F21 ये क्या है? दूसरे चार्ज की पहले चार्ज के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स। तो ये भी ऐसे ही होगी Q1 Q2 r² R21। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं R12 और R21, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं R12 इक्वल है -R21 के, यानी R12 इक्वल है -R12। तो ये R12 और R21 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ये फोर्सेस भी इक्वल होंगी, क्योंकि बाकी मिकदार तो सेम है, ये मिकदार और ये मिकदार सेम है, सिर्फ यूनिट वेक्टर्स का फ़र्क है। तो हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू -F21। ये हमारी वेक्टर फॉर्म निकलाई कूलम लॉ की, यानी पहले चार्ज की दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल है दूसरे चार्ज की पहले चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स के। दोनों इक्वल हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं, यानी इस फोर्स की सिमत ये वाली है और दूसरे चार्ज की फोर्स वाली सिमत इस तरफ है। ये होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, यानी वो जो कूलम फोर्स जिसका हमने फार्मूला पीछे निकाला था, क्या था? Q1 Q2 r²। या K को ख़त्म करें तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब हमने पढ़ना है कि अगर ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 उनके दरमियान हमको मीडियम रख देते हैं, यानी उनके दरमियान को गत्ता रख देते हैं, उनके दरमियान को इंसुलेटर रख देते हैं, कुछ भी कोई मीडियम रख देते हैं, तो उस मीडियम का इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? अब उस जाहिर सी बात है, पहले वैक्यूम था, वैक्यूम की परमिटिविटी क्या थी? ε0 था। अब एक मीडियम रखा है तो मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होगी, वो क्या होगी? ε0। तो अब हम उसका फार्मूला वो दर्ज करेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब हम ε0 को अलग कर लें तो 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और ये हमारी क्या थी? ये हमारी कूलम फोर्स थी जब उन दोनों के दरमियान वैक्यूम था, फ्री स्पेस थी, एयर थी। तो हम लिख सकते हैं 1/ε0 F फ्री या F एयर भी लिख सकते हैं, यानी जब उनके दरमियान फ्री स्पेस या एयर थी। और ये क्या थी? F जब मीडियम रखा तो F मीडियम इक्वल होगी F फ्री और एयर F एयर ओवर ε0। अब इस फार्मूले से साफ क्लियर हो रहा है कि जब उन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है मीडियम की अपनी परमिटिविटी होगी और उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी उस मीडियम की हवा के लिहाज से परमिटिविटी। तो जब उस मीडियम को रखा जाएगा तो मैं आम अल्फाज में इसकी मिसाल दूँ, दो भाई लड़ने वाले हैं, अब अगर उनके घरों के दरमियान दीवार डाल दी जाए तो उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो सेम उसी तरह मिसाल है कि जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी तो उनकी फोर्स ज़्यादा थी, जब उनके दरमियान को मीडियम रखा गया तो फोर्स की मिकदार कम होगी और वो फोर्स की मिकदार फैक्टर ε0 के लिहाज से कम होगी। ये था हमारा कूलम लॉ। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इसका इंट्रो पढ़ा,
इंट्रो पढ़ा था। इंट्रो के बाद हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी। स्टेटमेंट के बाद हमने इसकी जनरल डेरिवेशन की। डेरिवेशन के बाद हमने इसकी वेक्टर फॉर्म की, और वेक्टर फॉर्म के बाद हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ा। अब जब हम आपने पेपर में ये क्वेश्चन बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो जब बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये हेडिंग्स देनी है, और यही आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। इन्हीं पॉइंट के जरिए आप इस टॉपिक को याद रख सकते हैं।